अपने किसान यूनियन के नए भाई भी आए हैं। जोरदार नारे होने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी। गुरुद्वारे की तरफ से कोई भी पार्टी का ऊपर फ्रंट की है गुरुद्वारे से बैठ जा। यहाँ पलवल में बैठे हमारे किसान भाइयों बहनें भी मैदान में हैं डटी हुई, और हमारे बड़े बुजुर्ग सबको मेरा नमस्कार और मेरा आदाब। मैं आज जिन लोगों ने, जिन वीरों ने, जिन बहादुरों ने इस किसान आंदोलन में अपने जान की परवाह ना करते हुए शहीदी दी है और इस संघर्ष में एक नई जान डाली है, मैं उन सबको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने जो हमारी परंपराएं हैं, किसान की जो परंपरा है, उस परंपरा को एक नई जान फूंकने का काम किया है। अभिमन्यु लोग भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन हमारी माता, भारत माता तो सबकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सम्मान हम अपनी धरती माता का करते हैं, जिसके बल पे किसान उठता है। किसान अपनी जिंदगी एक ऐसी माँ की सेवा में करता है जो 135 करोड़ लोगों की सेवा करती है। एक माँ तो दूसरे बेटे की, चार बेटे की, चार बेटियों की सेवा कर सकती हो, लेकिन ये किसान जिस धरती माता का फसल पैदा करने का जो बीड़ा उठाता है, वो इस देश की 135 करोड़ लोगों की सेवा करता है। और इससे बड़ी कोई माता हो नहीं सकती जो किसान के लिए अपने सीने पे अन्न उगाती है और अपने बेटे को कहती है, तो जा, जो भूखा है उनको भी खिला, जिन पे खेती नहीं उनको भी खिला, और जो खेती वालों का शोषण करते हैं उनको भी खिला। ये है भारत माता। मैं इससे पहले कि कुछ बात करूं आपसे, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, जो नहीं जानते उनको बताना चाहता हूं। मैं दीनबंधु चौधरी छोटू राम का बेटी का बेटा हूं। उनके कोई लड़का नहीं था, वो नेता थे उस समय के, जब उनके बहुत से साथियों ने कहा, चौधरी साहब आप दूसरी शादी कर लो ताकि आपका वंश चले। उन्होंने एक बात कही थी, उस समय का पंजाब
जो आज का पाकिस्तान का पंजाब, आज का हमारा अपने देश का पंजाब, आज का ये हरियाणा और कम से कम आज का आधा हिमाचल, ये एक पंजाब होता था। तब उन्होंने कहा था कि पेशावर से पलवल तक जो भी हल्की बूट पकड़ता है वो सब मेरे बेटे हैं, मुझे अपने बेटे वही प्यारे हैं जो मेरे बेटे हैं। तो बहुत लोगों ने मेरे को ये कहा कि आप तो राजनीति में हैं, आप क्या करेंगे? मैंने कहा राजनीति और किसान और खेती ये कोई अलग चीज नहीं है। मैं तो आपको भी ये कहता हूं कि आप कभी किसी पार्टी से नाराज होके दूसरे को वोट देते, दूसरे से नाराज होके फिर उसी के पास आ जाते हो। अगर वक्त को पहचानो। आज सारा देश, ये भूल है आपकी कि सिर्फ पलवल में या दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा। एक एक किसान के मन में आज इस आंदोलन के प्रति जो जागरूकता हुई है वो आप समझ नहीं सकते। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वो पंजाबी में बोलते हैं कि हक जना दे आपने आप लैंड के खो। इस प्रजातंत्र में मेजॉरिटी किसकी है? आज भी इस देश में 62% लोग खेती का काम करते हैं, चाहे वो खेत में हमारा जमीन वाला हो या उस खेत में काम करने वाला हमारा कमेरा वर्ग का। कमेरे वर्ग की और किसान की लड़ाई है। और उस जमाने में आप अंदाजा लगाओ, 1 साल से कोरोना का कहर है, सारी चीजें फेल हो चुकी, उद्योग में नीचे आ गया, ट्रेडर के पास, व्यापारी के पास कोई काम नहीं बचा, सरकारी दफ्तरों में कोई काम ना हो। लेकिन एक खेती है जिसमें इस साल कोरोना के साल में 3.4% की खेती में वृद्धि हुई है। किसान फिर भी खेत में खड़ा रहा। यहां मैं आया जब तो ये साथी कह रहे थे कि इसकी लगाने की कोई जरूरत नहीं, किसान को तो कोरोना हो ही नहीं सकता। किसान को कोरोना इसलिए नहीं हो सकता कि कुदरत भी उसके साथ है। ये ऊपर वाली जो कुदरत है ये भी उसके साथ है। और इसलिए आप खेती में आप कोरोना के साल में इजाफा करो और खेती से बनी हुई जो चीजें हैं उसमें भी 4.4% का इजाफा हुआ है जो दूसरे देशों में हमने खेती बेची है। मैं आप साथियों से ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप जीतोगे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई ब्राह्मण का बेटा हूं, पंडित हूं। मैंने अपनी राजनीति में 14 चुनाव लड़े, 14। और मेरे अपने इलाके में मैं ये बोलता हूं कि मैं वोट देने वाले से अपने इलाके में हाथ जो मिलाएगा, हाथ मिलाते ही बता दूंगा कि ये मेरा वोट देगा या नहीं देगा। मैं आपके चेहरों से ये समझ सकता हूं कि लड़ाई आप जीतोगे। इस लड़ाई में किसान सिर्फ एमएसपी की या मंडियों की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश की धन दौलत में आपका हिस्सा कितना। कर्नाटक के अंदर और केरला में कर्नाटक और केरल में फसल उगाते हैं जिसकी कॉफी बोलते हो आप, कॉफी, चाय और कॉफी। वहां कॉफी की फसल उगती है। वहां के कॉफी के किसानों ने अभी 3 महीने पहले
एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया भाई बैठ जा। और उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बाहर विदेशों से भी अर्थशास्त्री आए जिनका कृषि का ज्ञान था। पानी दियो पानी दियो। तो एक अर्थशास्त्री ने अपना भाषण शुरू करने से पहले उन किसानों से पूछा कि आप खेती करते हो कॉफी की, पानी आप ये बताओ कि आपको कॉफी में जो पीने वाला है कॉफी, वो जो पी रहा है उसकी कीमत कितनी है और उसमें से आपको कितना मिल गया? चौसा पानी। तो वो कहने लगे हम तो बेच के आ जाते हैं, हमारे को तो पता नहीं। पकड़ा दो। तो कहता मैं बताता हूँ। उसने कहा मैं बताता हूँ। उसने कहा एक 5 सितारा होटल के अंदर अगर 100 रुपए की कॉफी एक कप 100 रुपए का है तो उसमें उसने पेंस में हिसाब बताया, पाउंड और पेंस में। तो किसान को उसमें से 1.16 पेंस मिलते हैं। मतलब ये 100 रुपये की अगर कॉफी वो उस 5 सितारा होटल में बैठ के पी रहा है, उससे किसान का सिर्फ उसको 2 रुपए 34 पैसे मिले उस 100 रुपए। आप एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी तो इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि अगर ये भी गई तो सब कुछ गया। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया की नहीं, इस देश की धन दौलत में आपका हिस्सा उस कॉफी के कप से अंदाजा लगा लो कि आप कहां खड़े हो। यानी अगर 100 रुपए में से 97.5 रुपया दूसरों के पास जाता है और जो उसको पैदा करने वाला है उसको 2 रुपए 37 पैसे मिलते हैं, तो आप कहाँ हैं? आज किसान चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, चाहे टीकरी बॉर्डर पे बैठा है, चाहे ये पलवल के यहाँ बैठा है, ये हिसाब मांगता है इन दौलत वालों से कि अब ये नहीं चलेगा। जागरूकता आ चुकी है, हम पैदा करते हैं तो हमारे को हमारा हिस्सा तो दो।